हाय गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को लाइक किया और कमेंट्स करने के लिए। आप इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए ताकि आपका कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे मेरा वीडियो का कंटेंट इम्प्रूव करने में मदद करता है। और जब आप कमेंट करते हैं तो एक कन्वर्सेशन हो जाता है ताकि आपका क्या क्या क्वेरीज है उसका मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है? इसमें देखिए, हमारा हार्ट एक मसल से बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। तो जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट के साथ एक नली निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। तो वो आर्टरी में जब ब्लड फ्लो होता है, यानी कि ब्लड का जो बहाव होता है, जब आर्टरी का जो वॉल होता है, यानी कि ये आर्टरी हो गया, ये आर्टरी हो गया, जो इसका वॉल में जो फ्लो होता है, जो ब्लड बहता है, वो जब फोर्स उस वॉल में जब लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। आइए अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना कितना होने से हम लोग ब्लड प्रेशर उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसमें हमारा JNC क्लासिफिकेशन 7 यानी कि जॉइंट नेशनल कमेटी 7 द्वारा दिया गया जो एक रीडिंग्स होता है ब्लड प्रेशर का, उसको बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। देखिए, इसमें नॉर्मल जो होता है, अगर किसी का जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से कम होना चाहिए, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 80 से कम होना चाहिए। तो ये किसी पेशेंट में अगर ये है तो उसको हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो प्री हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं जब उसका ब्लड प्रेशर 120, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139, ग्रॉस फिगर में आप 140 ले सकते हैं, और डायस्टोलिक 80 से 89, मतलब 80 से 89, ये हो गया प्री हाइपरटेंशन। अब स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है 140 से 159 और 99 से 90 टू 99, ये हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर स्टेज 2 हाइपरटेंशन हो गया 160 से ज़्यादा हो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ऊपर हो। तो ये आपका JNC क्लासिफिकेशन है, इसके हिसाब से हम लोग डायग्नोस करते हैं पेशेंट वेदर पेशेंट हाइपरटेंशन है कि नहीं, अगर है तो कौन सा स्टेज में पेशेंट है। अब हम इसके बाद हम आपको थोड़ी देर में ये हो जाने के बाद हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें आपको ब्लड प्रेशर किस तरह से नापना है, कैसे बैठ के कहाँ कहाँ कफ बांधना है, वो सब हम लोग आपको दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अब देखते हैं कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर हो तो उसमें क्या क्या लक्षण आता है। नॉर्मली ये देखा गया कि ज़्यादातर पेशेंट में पेशेंट नॉर्मल रहता है, उसको कोई लक्षण नहीं आता है। तभी पता चलता है जब वो हॉस्पिटल में किसी चेकअप करने के लिए आता है, जब हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं, तब हम लोग को पता चलता है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, मतलब हाइपरटेंशन है। तो किसी किसी में लक्षण भी देखा जाता है जैसे कि सर में दर्द रहता है, और फिर थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगता है। उसके बाद दिल का धड़कन उसको पता चलने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाल्पिटेशन। फिर नाक से खून बहना, अचानक कोई बिना कारण बिना नाक से खून बह जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफिस्टेक्सिस। तो ये थोड़ा सा लक्षण जब दिखाई देना लगे, अगर आपका पेशेंट कोई बीमार मतलब आपका ऊपर, तो आपको एक बार ब्लड प्रेशर भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो फ्रेंड, अभी हमने देखा कि ब्लड प्रेशर का स्टेजेस क्या क्या होता है, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज 1 स्टेज 2 क्या क्या होता है, और JNC 7 क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर का कॉजेस क्या क्या होता है। इसको जानने के लिए हम लोग दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन, और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी कि एसेंशियल हाइपरटेंशन में कोई कॉज से रिलेटेड नहीं होता है, यानी कि कोई बीमारी की वजह से जिसको हाइपरटेंशन होता है, ये इससे रिलेटेड नहीं होता है। जैसे इसमें एज हो गया, एक उम्र हो गया, जो कि यूजुअली 40 इयर्स के बाद कि ज़्यादातर पेशेंट में हाइपरटेंशन होने का संभावना रहता है। या फिर जेनेटिक कॉजेस, यानी कि
कोई अगर आपका क्लोजली रिलेटेड पेरेंट्स है, मतलब कोई आप क्लोजली रिलेटेड अगर आपका रिलेशन है, ब्लड रिलेटेड है, या फिर पेरेंट्स हो या ग्रैंडफादर पेरेंट्स हो, तो अगर उसको हाइपरटेंशन है तो आपको उससे रिलेटेड ब्लड रिलेटेड कोई भी ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान है उसमें ये पाया जाता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर इथेनिसिटी में भी डिपेंड करता है। तो ये तो प्राइमरी हाइपरटेंशन हो गया। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन में किसी को उसमें कोई रीजंस होता है उसको ब्लड प्रेशर होने का, जैसे कोई बीमारी हो आपका शरीर में, या फिर आपका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, या फिर आप सब टोबैको ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, या अल्कोहल ले रहे हैं, ये सब की वजह से जो हाइपरटेंशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एक बीमारी होता है जो कि हमारे बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से होता है, तो ये भी एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन कराता है। और दूसरा बात, हमारा जो थायराइड होता है वो थायराइड में अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलने लगा, थायराइड हार्मोन का अगर ज़्यादा आपका बॉडी में लेवल रहा तो उससे उसको हम लोग बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म, तो उससे भी आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। और फिर अब दूसरा लेते हैं, जो हमारा जो किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो अगर उसमें ट्यूमर हो तो एक जो हार्मोन वो ट्यूमर की वजह से निकलता है, वो हार्मोन से भी आपको हाइपरटेंशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। अब फीमेल में आइए, फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये फीमेल का जो एग्स होता है उसका बीमारी होता है, उसमें भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमन हो तो वो जब सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में चला जाता है तो उस समय में उसका बीपी, इस पर खासकर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा रहने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। या फिर कोई ड्रग्स की वजह से, जैसे कि ड्रग एब्यूज़ हो गया, कोकेन हो गया, या कैफ़ीन इंटेक ज़्यादा रहता है, जैसे कॉफ़ी, कोई आदमी अगर कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हो, कार्बोनेटेड कॉफ़ी ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हो, या फिर कोकेन का सेवन कर रहे हो, तो उससे में भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। या फिर एक दर्द का गोली, जो एक खास टाइप का दर्द का गोली, उसको हम लोग बोलते हैं NSAID यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। उसमें आएगा आपका वोबेरन, डाइक्लोफेनेक, फिर आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, निमाइसुलाइड, ये सब दवाई अगर आप ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा समय के लिए लेते हैं, तो आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कराता है। अब जब बच्चों में अगर हाइपरटेंशन रहता है तो ये हमेशा एबनॉर्मल कोई ना कोई बीमारी ही रहता है, तभी आपको बच्चे में हाइपरटेंशन मिलेगा। अब किसी को लंबे समय से किडनी का प्रॉब्लम हो या किडनी खराब हो तो उसमें भी पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है। आप ये तो हमने आपको कॉजेज़ बता दिया, और एक कॉजेज़ इसमें आपका इम्पोर्टेंट है, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उसमें क्या होता है कि जब कोई बंदा सोता है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया किसी को होता है, तब आपका सोते समय खर्राटे आते हैं, खर्राटे लेते हैं, इसको हम स्नोरिंग बोलते हैं। उसके साथ साथ उसको सांस भी रुक जाता है, तो उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग मोटापे में पाया जाता है, बाकी और में भी होता है लेकिन ज़्यादातर मोटापे में पाया जाता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, उसमें भी पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। अब आपको ये तो बता दिया कि कॉजेज़। अब आप आते हैं कि अगर आपको हाइपरटेंशन आप ट्रीट नहीं करोगे, बहुत लंबे समय से हाइपरटेंशन है, तो उसमें हमारा बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। ब्रेन में जो होता है कि जो ब्रेन को जो सप्लाई करने वाला जो रक्त नली होता है यानी कि ब्लड वेसल होता है, वो बहुत छोटा होता है और पतला भी होता है। तो उसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो वो ब्लड का नली फट सकता है, तो उससे आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अब हमारा जो आँख में एक रेटाइना करके होता है, जो हम लोग कुछ देखते हैं तो उसका रोशनी हमारा वो रेटाइना में पड़ता है, फिर वो ब्रेन में चला जाता है वो सिग्नल। उसके बाद हमको पता चलता है कि हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं। तो वो रेटाइना में जो रक्त नली होता है उसका अगर उसमें बीमारी हो जाता है, या वो नली जो होता है वो फटने का डर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेटिनल हेमरेज। तो ये जब हो जाता है तो लोगों को दिखाई देना कम हो जाएगा, या वो दिखाई देना बंद भी हो सकता है। अब आते हैं हार्ट में।
हार्ट में देखिए, हार्ट में जो ब्लड होता है, हार्ट एक तो मसल्स होता है, तो मसल का एक चैम्बर होता है। तो जब अगर कोई किसी को अगर ब्लड प्रेशर बहुत साल से है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो जो हार्ट का जो मसल होता है वो मोटा होने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरट्रॉफी। तो अगर जब हार्ट का मसल मोटा हो जाता है तो हार्ट को ऑक्सीजन भी ज़्यादा लगता, ऑक्सीजन का डिमांड हार्ट में ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो हार्ट को जो ब्लड होता है, जो हार्ट को सप्लाई कर रहा है, वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। तो उसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में से जो जो ब्लड का सप्लाई जो होता है वो कम पड़ने लगता है। तो उससे क्या होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, ये हो सकता है। या फिर आपका जो हार्ट का जो मसल्स होता है उसमें ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, रक्त बहाव कम होने की वजह से वो मसल जो होता है हार्ट का, कुछ कुछ जगह में वो खराब होने लगता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो ये सारा चीज़ या फिर आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, या फिर आपका हार्ट का जो लेफ्ट चैम्बर हो या राइट चैम्बर या पूरा हार्ट फेल भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेलियर। तो अब ये तो हम हार्ट में, अब आएंगे ये किडनी में आ जाइए। किडनी में क्या होता है कि जब किसी पेशेंट का अगर लंबे समय से हाइपरटेंशन रहा हो या ट्रीटमेंट ना किया हो, तो किडनी में भी रक्त बहाव उससे कम होने लगता है, तो उसके वजह से किडनी भी खराब हो सकता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। और एक चीज़ आपको मैं बोलना भूल गया, अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहेगा, अगर अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इंसान का होश भी गायब हो सकता है, तो या वो फेंट भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी। तो ये तो आपको हाइपरटेंशन होने से हमारा बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होता है ये आपको बता दिया। और एक चीज़ आपको बताएंगे कि जब हार्ट में से एक सबसे बड़ा, जो सबसे पहले जो रक्त का नली निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा। तो उसमें दरारें आ जाता है, यानी कि उसमें वो फट सकता है, उसमें अंदर की तरफ फट सकता है। अगर आपका बीपी अचानक से बढ़ गया हो या अच्छा से कंट्रोल नहीं किया हो, उसको हम लोग बोलते हैं एओर्टिक डिसेक्शन। ये भी एक जानलेवा कंडीशन होता है। अब आपको इसका मैनेजमेंट कैसे करें, जब आपका ब्लड प्रेशर हो तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आपको, जब आपका ब्लड प्रेशर हो तो आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले इसको आपको करना चाहिए। उसमें आपका डाइट भी इंक्लूड होता है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर 140/90 यानी कि 140/90 या वो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में रहता है, तो आपको ये पहला ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको करना है। अगर इससे भी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है, या फिर उससे पहले भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर अगर आपका ये लाइफ स्टाइल चेंजेस से नहीं हो रहा है तो फिर आपको दवाई स्टार्ट करना पड़ सकता है। लेकिन डायरेक्टली जब भी आप, अगर फर्स्ट टाइम अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है तो आप अपने मन से कभी भी दवाई ना खाएं। अब आते हैं कि डाइटरी क्या क्या डाइट्स आपको लेना चाहिए जब आपको हाइपरटेंशन हो या हाइपरटेंशन को रोकने के लिए। एक अमेरिकन गाइडलाइंस जो एक हमारा टर्म जो है वो इश्यू हुआ है, उसको हम लोग बोलता है DASH, यानी कि डाइटरी अप्रोच फॉर स्टॉपिंग हाइपरटेंशन। जैसे आप देखिए फिगर में, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, या आप इंटरनेट से भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डाइटिशियन का अपॉइंटमेंट लेके आप ये डाइट चार्ट बना सकते हैं, ताकि आपका हाइपरटेंशन हो या प्री हाइपरटेंशन स्टेज में हो तो आपको ये डाइट फॉलो करना है। इसमें सबसे ध्यान रखने वाला चीज़ ये है कि आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड को कम करना है, यानी कि घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब आप खाना कम करें। उसके बाद रेड मीट खाना कम करें, वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा लेना है, फ़िश वगैरह आप ज़्यादा लेना है, सरसों का तेल आप ले सकते हैं, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है। तो जो कि हम लोग कॉमनली, हम लोग हर घर में
सरसों का तेल यूज़ होता है तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको नमक कम करना है, यानी कि 24 घंटा के अंदर आपका जितने भी डाइट हो उसमें आपका 3 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। आपको पापड़ अवॉइड करना है, अचार वगैरह वो अवॉइड करना है। जंक फूड जो है वो खाना आपको कम करना है या बंद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ड्रिंक्स आपको नहीं करना है। उसके बाद स्मोकिंग आपको नहीं करना है, टोबैको कंजम्पशन आपको नहीं करना है। तो ये सारा चीज़ हमारा डाइट में आ जाता है। अब आपका 8 घंटा आपको सोना है 24 घंटा में। उसके बाद स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, माइंड रिलैक्सिंग टेक्निक आपको देखना है। उसके बाद आप स्विमिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेली वॉक करना है। एक्सरसाइज में आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। वॉक में आपको डेली आपको एटलीस्ट 30 मिनट आपको वॉक करना ही है। जब आप वॉक करेंगे तो आप किसी से बात ना करिए और फ़ोन देख के या मैसेज करके टेक्सिंग करके किसी से फ़ोन में बात करके वॉक ना करें। आपको शांत रह के अपना एक माइंड को ओरिएंट करके आप वॉक करें। और याद रहे मिनिमम आपका एक हफ्ता में 180 घंटा आपको चलना चाहिए। और उसके बाद आपको कुछ कुछ योगा जो हाइपरटेंशन में किया जा सकता है उसको आप कर सकते हैं। और फिर आपको मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस में आपको चाहिए। आपको वज़न कम करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद आपको सेडेंट्री लाइफ, यानी कि आप मान लीजिए 100-100 मीटर चलने के लिए भी आप व्हीकल का प्रयोग ना करें। जितना हो सके आपका बॉडी को चलाते रहना चाहिए, मूवमेंट करता रहना चाहिए। ये सब आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको करना चाहिए। तो ये आपको ब्रीफली आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। अब दूसरा होता है कि कोलेस्ट्रॉल, कि आपका बॉडी में हमारा देखिए तीन कोलेस्ट्रॉल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आप जैसे फिगर में देख रहे हैं कि आपका कितना आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होना चाहिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना होना चाहिए और टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, जो कि हार्ट के लिए अच्छा होता है। हार्ट के लिए भी नहीं, अगर आपका ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया तो हमारा जो रगत का नली होता है उसमें ये जमने लगता है। ये एक चर्बी जैसा होता है। जमने के बाद जो नली से जो रक्त बहाव है वो कम होने लगता है। तो अगर हार्ट का जो ब्लड वेसल होता है, जो रगत का नली होता है, उसमें अगर चर्बी जमने लगेगा तो हार्ट में ब्लड कम जाने लगेगा। तो इससे आपको हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाता है या कम हो जाता है। तो ये खतरनाक चीज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जब भी आप ये हम लोग लिपिड प्रोफाइल में चेक करते हैं ये सब वैल्यूज़। तो जब भी आप लिपिड प्रोफाइल करने जाएंगे तो आपको खाली पेट जाना है। तो जब आप अगर मान लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रह रहा है या फिर या फिर एचडीएल अगर आपका कम है या फिर एलडीएल ज़्यादा है, तो फिर आपको कुछ एक्सरसाइज करना है और फैट को कम करना है या फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने का दवाई लेना पड़ सकता है। इसको हम लोग स्टैटिन बोलते हैं। तो जब ये आप कोलेस्ट्रॉल कम करने का जब आप लक्ष्य में आप जा रहे होते हैं तो आपको 3 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, ताकि आपको आइडिया होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना कम हो रहा है। अब ये भी बोला गया है कि कोई लोग ये बोलते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक होता है कंपेयर टू नीचे वाला ब्लड प्रेशर, यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऐसा एकदम बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। दोनों ब्लड प्रेशर खराब होता है, दोनों ब्लड प्रेशर इक्वली इम्पोर्टेंट होता है कंट्रोल करने के लिए। क्यों? जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो आपको बताया हमारा ब्रेन में जो नली फटने का संभावना रहता है। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर लेकिन ज़्यादा हो गया तो उसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है हमारा हार्ट को। आपको पहले ही बोला कि हमारा जो हार्ट होता है उसको जो ब्लड जो देने का काम करता है वो एक आर्टरी करता है, रक्त नली करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी में ब्लड बहना, अच्छा से ब्लड बहना तब शुरू होता है जब हम लोग का एक स्टेज होता है ब्लड फ्लो का, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक स्टेज। जो डायस्टोलिक स्टेज जब हमारा बॉडी में, जब हार्ट में जब शुरू होता है
तो उस टाइम पे हमारा कोरोनरी आर्टरी में ब्लड बहना शुरू होता है। अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो कोरोनरी आर्टरी से कोरोनरी जो आर्टरी जो सप्लाई कर रहा है हार्ट को, उसमें ब्लड फ्लो होना कम हो जाएगा, तो हार्ट में ब्लड सप्लाई कम होने लगेगा और फिर हार्ट कमज़ोर होने लगेगा या हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसी को हम लोग इसीलिए बोलते हैं दोनों ब्लड प्रेशर इक्वली इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये महत्वपूर्ण है इसको कंट्रोल करना। अब देखते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होता है। देखिए, जब किसी को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या दोनों में, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी हो या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो, दोनों में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा रहता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 110 से ज़्यादा रहता है। लेकिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में पेशेंट आपके पास आएगा या तो बेहोश होकर आएगा, या तो हेमरेज लेके आएगा, या तो हार्ट अटैक लेके आएगा, या फिर लंग्स में पानी भरने से लेके आएगा, यानी कि उसका कुछ हमारा बॉडी पार्ट्स है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने से ख़राब हो गया हो। या फिर प्रेगनेंसी में अगर हो तो प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्शिया होके आएगा, एकदम खींच, जिसको हम लोग फिट्स बोलते हैं, वो लेके आ सकता है। या फिर लीवर ख़राब हो जाता है, पूरा सूजन हो जाता है। इस तरह से बॉडी का कुछ पार्ट अगर ख़राब हो जाए और इस तरह का बीपी 180/110 बीपी लेके आए तो उसको हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं, यानी कि उसको अर्जेंटली हमको ट्रीट करना है। और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में बीपी इतना ही रहेगा लेकिन आपका ऑर्गन डैमेज का कोई लक्षण नहीं रहेगा। तो ये तो रहा हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप जब भी आपको हाइपरटेंशन हो तो ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए। और जब आप अगर ब्लड प्रेशर का दवाई ले रहे हैं तो आपका पहले 3 महीना में जब आप दवाई शुरू करते हैं तो हफ्ता में एक बार बीपी आपको नापना चाहिए। उसके बाद फिर आप डॉक्टर का एडवाइस से फिर आप महीने में एक बार दवाई स्टार्ट करना, 3 महीने के बाद महीने में एक बार आप बीपी, या महीने या 15 दिन में एक बार आप बीपी ज़रूर चेक कराइए। अगर कोई भी इंसान अगर 40 साल से 40 ईयर्स से ऊपर हो तो उसको भी एक बार ज़रूर हॉस्पिटल जाके एक बार या घर में ही बैठ के एक बार ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। और मैं उन लोगों को सलाह देता हूँ आप 3 महीने में एक बार ज़रूर ब्लड प्रेशर आप चेक कराइए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और फिर ऐसे ही वीडियो लेके फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।